हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री गवरी पर, जब हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल तो भारतीय संविधान की। और संविधान में हमने बहुत सारे डिस्कशन कर लिए हुए हैं। अब बस बारी है हमारे संविधान को पढ़ने की, स्टार्ट करने की, क्योंकि हमने पूरी की पूरी बैकग्राउंड की चर्चा कर चुकी है कि भाई कैसे क्या संविधान बना, संविधान के पीछे के क्या कारण थे, विकास कैसे हुआ, इतिहास क्या था, फिर क्या क्या विशेषताएं थी, संविधान सभा ने कैसे बनाया संविधान को, संविधान में है क्या क्या, ओवरव्यू देख लिया, सारी चर्चाएं कर ली हैं। अब हम संविधान स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है भैया, संविधान की प्रस्तावना। तो क्या है संविधान की प्रस्तावना, क्या कैसी चीज़ है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको, देर ना कर दो। ठीक है, सो सबसे पहले हम भारत की प्रस्तावना की अगर बात करें तो दो चार चीज़ों को हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड करना होगा। क्यों इंक्लूड करना होगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रस्तावना की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रस्तावना की। प्रस्तावना जो है सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रस्तावना का, ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। इसके अलावा प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है का क्या मतलब है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये जो प्रस्तावना है, इसकी जो प्रस्तावना का विचार है वो तो यूएसए से लिया हुआ है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा हमने ली हुई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया से। क्या है भाषा और क्या है विचार, हम सारी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, प्रस्तावना आज जिसको हम बोलते हैं, पहले उसका नाम प्रस्तावना हुआ नहीं करता था, इसका नाम हुआ करता था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या हुआ करता था, उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, आपको नाम सुना सुना सा लग रहा है अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो। ये उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, किसकी बैठक हो रही थी, संविधान सभा की। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी भैया, कब हुई थी, पता नहीं कब हुई थी, है ना, याद तो है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 13 दिसंबर 1946 की बात है, तीसरी बैठक रखी गई थी संविधान सभा की। और इसी तीसरी बैठक में क्या हुआ था कि पंडित जी जो हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया था, है ना, पारित किया था। कहां पे, संसद में, जिसको बाद में चौथी, ये तो भैया सभा की तीसरी बैठक थी, है ना, तीसरी बैठक हुआ करती थी, इसमें तो भैया पारित किया था। और चौथी बैठक में, चौथी बैठक कब हो गई थी, चौथी बैठक कब हुई थी, तो चौथी बैठक तो महीने भर बाद हुई थी, सवा महीने भर बाद, है ना। कब हो गई थी, 22 जनवरी के दिन, 22 जनवरी 1947 की बात है। सो भैया जनवरी 1947 में पास भी कर दिया गया था किसको, इस उद्देश्य प्रस्ताव को, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो ये पूछ लिया जाता है कि भैया ये प्रस्तावना एक्चुअल में क्या था, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था। किसने इसको पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था, तीसरी बैठक में किया था। पास कब हुआ था, 22 जनवरी को हुआ था। कौन सी बैठक थी, चौथी बैठक थी। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इसको पास किया गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि भाई यही वो उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है इसको। सो भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मतलब कि हमें संविधान बनाना था, और इस संविधान में आखिर क्या क्या होना चाहिए, कैसे इसकी रूपरेखा तय करें, क्या सारा का सारा ओवरव्यू जिसको हम बोलते हैं ना, कई बार एक ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि एक बेसिक तो ड्राफ्ट स्टार्ट हो जाए। तो वही बेसिक ड्राफ्ट क्या है, ये है। अब बाद में जब संविधान हमारा बन गया, कब बन गया भैया, तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर के दिन 1949 में। अब 1949 में हमारा पूरा संविधान बन गया। हमने कहा कि यार क्या ही करेंगे, ये उद्देश्य प्रस्ताव का क्या करेंगे, तो लोगों ने कहा नहीं भैया यही तो मेन है, इसके बिना तो चालू होता ही नहीं ना, तो क्या करें इसको। तो इसको बाद में फिर फाइनली जोड़ा गया काय में, प्रस्तावना। तो सबसे बाद में प्रस्तावना के नाम से उद्देश्य प्रस्ताव को जोड़ा गया, पहले पार्ट 8 तो सब बन ही चुके थे, ठीक है। और यही प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही तो पूरा विचार बताती है ना भारतीय संविधान का, कि आखिर क्या क्या होगा, सारी चीजें तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने कहां से लिया हुआ, अमेरिका से लिया हुआ ये कॉन्सेप्ट, किसका, उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है और सबसे पहला लिखित संविधान, है ना। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, कैसी भाषा, क्या बात कर रहे हैं वो हम सब यहाँ देखेंगे। ये बेसिक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अगर ना आई हो तो भैया बिल्कुल सीधा सीधा कमेंट कर देना कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, अपन डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आपने ये देखी होगी, है ना, यही कुछ है, हिंदी में इंग्लिश में भी है, लेकिन हमने कहा कि काय को हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में दिखा दें आपको। तो भाई ये पूरी की पूरी प्रस्तावना है, जिसको पढ़ लो, फिर अपन एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक। दिख रही है ना सबको, नहीं दिख रही हो तो और बड़ी करें, दिख रही है ना, चलो।
सो भाई साहब ये पूरी भारत का संविधान और इसमें उद्देशिका लिखा। उद्देशिका का मतलब भी यहाँ पे प्रस्तावना ही होता है, याद रखना है ना। यहाँ पे क्या है, ये प्रस्तावना है। इस पे हम थोड़ा सा क्या है कि कलर चेंज कर दे, काला काला सा कर देते हैं, दिखेगा नहीं तो, है ना। सो इस पे हम कलर पिन का ये कर दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं उद्देशिका, अब दिख रहा है। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कह रहे हैं, है ना, या प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जा रहा है। यहां पे इस प्रस्तावना में आप देखोगे कि ये एक पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये दूसरा पूरा पैराग्राफ, ये तीसरा पूरा पैराग्राफ और ये चौथा पूरा पैराग्राफ। ये 4 पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, ये संविधान में लिखा हुआ है साफ सुथरे तौर पे, है ना। क्यों जरूरी है, क्या क्या है, तो ये पूरा का पूरा भारत के संविधान की पूरी प्रकृति बता देगा, नेचर बता देगा कि भारत कैसा है, क्या है, सारी चीज। सबसे पहले तो ये जो पहला क्या है, इसको बोलेंगे हम पहला पैराग्राफ, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग। ये सारी चीजों पे अभी क्या कर लो आप कि ये यहाँ पे गोले मार लो, हम भारत के लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कलर देख रहे होगे, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, है ना। सो ये जो पहला पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ है, इसमें सबसे पहले तो पूरे भारत का नेचर बता दिया कि भारत कैसा होगा, भारत की विशेषताएं क्या होगी, ये सारी इस पहले पैराग्राफ में बात कर ली। क्या क्या कर ली कि भैया भारत कैसा होगा, प्रभुत्व संपन्न, इसके अलावा समाजवादी, ठीक है, समाजवादी के अलावा इसको ऊपर कर देना है, ठीक है। धर्म निरपेक्ष लिखा है क्या, नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पंथ निरपेक्ष। क्यों लिखा है पंथ निरपेक्ष, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पंथ निरपेक्ष के अलावा और क्या बताया, लोकतांत्रिक, और एक और चीज है गणराज्य, ठीक है। तो ये भारत के राज्य की विशेषताएं हैं, क्या क्या, कि वो प्रभुत्व संपन्न है। अभी एक एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल रुक जाओ। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, अच्छा ये तो आपने छोड़ ही दिया, हम भारत के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, आपको दिखेगा मेरे ख्याल से, हम नहीं दिख रहा तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हम भारत के लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में, इस पे भी हमें डिस्कस करना है। ये भारत की शक्ति आपको या फिर भारत का नेचर बता दिया कि भारत की क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं। दूसरा वाला जो पैराग्राफ है, इसमें भारत के लोगों के लिए क्या क्या हम देने वाले हैं। तो देखो भैया, उसके समस्त नागरिकों को, दिख रहा है ये आपको, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, दिख रहा है क्या है ये न्याय है। तो यहां पे न्याय देने की बात चल रही है नागरिकों के लिए। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक चीज तो ये नागरिकों के लिए, दूसरी चीज क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या, स्वतंत्रता। तो दूसरी चीज क्या मिल रही है नागरिकों को, स्वतंत्रता मिल रही है। स्वतंत्रता किस किस चीज की मिल रही है भाई साहब, देखो आप यहाँ पे कि एक तो कह रहे हैं कि विचार के बाद अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के अलावा यहाँ पे विश्वास के अलावा यहाँ पे धर्म, और एक और किस चीज की, उपासना। तो इन सब की क्या है, स्वतंत्रता दे रहे हैं, किसको, लोगों को, नागरिकों को। और क्या कह रहे हैं फिर, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या, समता या समानता की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे तीसरी चीज नागरिकों को क्या मिल रही है, समानता मिल रही है, ये समानता, ठीक है भाई। समानता किस किस की दे रहे हैं, एक तो प्रतिष्ठा की दे रहे हैं, दूसरी किसकी दे रहे हैं, अवसर की दे रहे हैं, ठीक है भाई। चलो अब इतनी सारी चीजें दे दी हैं, तो अब कुछ कुछ तो हमसे भी उम्मीद रखेंगे ना, नागरिकों से नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो नागरिकों के लिए क्या किया है कि प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए।
किन में? ये किस में? ये भारत के नागरिकों में ही तो चीजें बताई हैं कि क्या क्या उनमें क्या होना चाहिए। उनमें व्यक्ति की गरिमा, गरिमा मतलब गौरव, गरिमा वाली गरिमा हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। गरिमा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और इनकी बात कर रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और फिर लोगों में क्या है, आपस में प्रेम करो, बंधुता बढ़ाने वाली, क्या करने वाले, बढ़ाने के लिए। अब ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। कौन लोग? ये बता रहे हैं कि ये संविधान कब बन गया, क्या हो गया, कैसा क्या। तो ये चौथे वाले पैराग्राफ में यहाँ पे क्या चीजें बताई हुई हैं कि दृढ़ संकल्पित होकर हम अपनी संविधान सभा में, कौन? वो संविधान सभा के जितने लोग थे, लगभग 284 लोग हुआ कर रहे थे उस दिन, है ना। सो 284 लोगों ने कहा कि आज कौन सी तारीख है भैया? 26 नवंबर की तारीख है, सन क्या है? 1949 है। और उस समय जो हमारा कैलेंडर चलता है, तो उस कैलेंडर के हिसाब से मिति मतलब माह जो है, माघशीस चल रहा है। मार्गशीस मतलब माघ का महीना, शुक्ला यानी शुक्ल, सप्तमी यानी 7वां दिन चल रहा है, शुक्ल पक्ष का 7वां दिन। संवत कौन सा चल रहा है? 2006 विक्रम। तो विक्रम संवत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शक संवत तो बाद में ऑफिशियल कैलेंडर हुआ। ईतत द्वारा संविधान को क्या कर रहे हैं? ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इधर बता दिया कि इस तारीख से भारत को क्या है, मान लिया गया है संविधान को। किसने? हम सभी संविधान सभा के लोगों ने, जो किसके प्रतीक हैं? वो भारत की जनता के ही तो प्रतीक हैं। तो उन सब लोगों ने 26 तारीख को इस संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत कर लिया है। ठीक है, तो ये 4 के 4 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे भारतीय संविधान के बारे में बृहद व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, अब देख लो भाई साहब, एक एक चीज पे हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किस किस की? ये भारत के लोग। तो भाई साहब हुआ कुछ ऐसा कि कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि जो भारतीय शासन प्रणाली है या भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान की जो प्रमुख पावर है, हु इज द मेन सोर्स ऑफ द पावर, किसका? संविधान का मेन सोर्स क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है? शक्ति का। तो शक्ति का स्रोत कौन हो सकता है? हम। कौन? हम भारत के लोग। ये उनने किसने? पंडित जी ने बिल्कुल संविधान सभा में, संसद भवन में बताया था कि सबसे प्रमुख पूरी शक्ति जो है भारतीय संविधान की, किसके द्वारा आ रही है? भारत के लोगों के द्वारा आ रही है। सारे के सारे भारत के लोग ही संविधान की शक्ति हैं। सो स्टार्टिंग भी यहीं से की गई है। हालांकि ये सारी चीज हमने कॉपी पेस्ट कहां से करी है? कॉपी का मतलब यूएसए से लिया हुआ, तो उनने भी वी द पीपल ऑफ अमेरिका, है ना, अमेरिका के लोग बागों की बात करी, क्योंकि शक्ति का स्रोत मेन तो लोग बागी होते हैं ना, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है, तो लोगों के द्वारा ही तो शक्ति है। सो हम भारत के लोग, सबसे प्रमुख शक्ति का स्रोत जो है संविधान की, कौन है? भारत के लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर भैया यहाँ पे इन सारे शब्दों की हम बात करने वाले हैं। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न अगर हम बात करें तो संप्रभुता कहलाती है, और सरल शब्दों में हम इसकी बात करें तो सोवरेनिटी इंग्लिश में इसको कह देते हैं। ठीक है, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता, संप्रभुता। ठीक है, ये दिख रहा है संप्रभुता, या इसको प्रभुत्व संपन्न भी हमने बोल दिया है। तो प्रभुत्व संपन्न में क्या ही बोला है आपको मैं बता देता हूं कि भाई साहब क्या ही मतलब होता है इसका। प्रभुत्व संपन्न का यह मतलब होता है कि ये जो भारत है हमारा, ये भारत आज तो क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है ना, लेकिन इससे पहले स्वतंत्र नहीं हुआ करता था। राजे महाराजे शासन करते थे, इससे पहले अंग्रेज शासन कर रहे थे, है ना। सो कोई ना कोई इस पे शासन करता रहा है, लेकिन अब हम आजाद हैं और हम पे अब कोई शासन नहीं कर रहा है। भारत के लोग ही क्या कर रहे हैं? भारत पे ही शासन कर रहे हैं। कोई दूसरे व्यक्ति के दबाव में हम अपना कोई निर्णय नहीं लेंगे, कोई हम अपना किसी प्रकार के डर के या किसी से भय में अपने निर्णयों को चेंज नहीं करेंगे। सारे के सारे निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। संप्रभु मतलब क्या है? हम प्रभु। हम प्रभु मतलब कौन? भारत के ही लोग।
जो शासन कर रहे हैं, शासन व्यवस्था में अग्रणी लोग हैं जिनको भारत के लोगों ने चुना है, वही संप्रभु हैं। मतलब सारे के सारे निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं, किसी दूसरी या बाहरी शक्तियों के विरोध में, दबाव में आके कोई फैसला चेंज नहीं करेंगे या फैसला नहीं लेंगे। ऐसी सारी कंट्री, जितनी भी कंट्री होती हैं स्वतंत्र, वो सब की सब संप्रभु लिखती हैं अपने आप को। क्यों लिखती हैं? क्योंकि हम किसी दूसरे के दबाव में थोड़ी हैं। अब हम स्वतंत्र हैं तो आपसे डरने अरने वाले तो है नहीं, भली छोटी कंट्री क्यों ना हो। हालांकि हम छोटे तो है नहीं, हम तो बढ़िया है, ठीक है। सो संप्रभुता मतलब होता है कि अपने निर्णय स्वयं लेना, बिना किसी दबाव में, किसी दूसरे या बाहरी व्यक्ति के या बाहरी देशों के विरोध में या उनके दबाव में। समझ पा रहे? संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और संप्रभुता होने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जिसको हम पहले भाग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्यों महत्व है संप्रभुता का, इस पे हम डिस्कस करेंगे। संप्रभुता के बाद यहां पे हमने बात करी समाजवादी शब्द की। किसकी बात करी? समाजवादी। तो यार ये जो समाजवादी शब्द है, अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च करिएगा। जो 1949 में प्रस्तावना लिखी गई थी उसमें ये शब्द नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है समाजवादी शब्द को? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है। और ये हुआ था 1976 में भाई साहब, ठीक है। सो 1976 में ये हुआ था और इतना बड़ा संविधान संशोधन हुआ था कि अपने आप में एक छोटा सा संविधान कहलाता है, लघु संविधान, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। इसको, इस शब्द को, समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। तो समाजवादी का मतलब होता है कि भारत के जो लोग हैं उनको आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमें क्या करना है? समानता लाने का प्रयास करना है। भारत के लोगों में चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, है ना, बौद्धिक लेवल हो, इनमें समानता। मतलब भारतीय सरकार क्या है, कोई पॉलिसी बनाएगी तो वो इन चीजों को ध्यान में रखेगी कि भैया अमीर गरीब को चीजें प्राप्त हो पा रही कि नहीं, गरीब को तो प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, अमीर को तो प्राप्त हो ही जाएंगी, है ना। सो गरीबों को प्राप्त हो पा रही कि नहीं चीजें, उनको, क्योंकि हमें सम्मान लाना, उनके तो स्तर को उठाना है ना, जीवन स्तर को। साथ ही साथ उनके राजनीतिक रूप से कि भैया राजनीति में क्या कैसा गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, उस प्रमुख वर्ग के लोग बाग राजनीति में प्रतिनिधित्व ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात यहाँ पे कही जा रही है। वो सोच जो है वो समाजवादी सोच कहलाती है, समाजवादी विचारधारा कहलाती है, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संयोजित किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। पहले ये शब्द नहीं हुआ करता था। समाजवादी के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? पंथ निरपेक्षता की। किसकी बात कर रहे हैं? पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। तो भैया ये पंथ निरपेक्षता मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्षता अलग चीज होती है, पंथ निरपेक्षता अलग होती है। देखो भाई सब, धर्म तो गिने चुने होते हैं, लेकिन धर्मों के अंदर भी संप्रदाय होते हैं, धर्मों के अंदर भी मतभेद हो चुके हैं, तो उनके भी अलग अलग गुट बन चुके हैं हर धर्म में। दुनिया का किसी भी धर्म को आप देख लीजिए, हर धर्मों के अंदर संप्रदाय बने, मतलब धर्मों के अंदर और टुकड़े बटे हुए हैं उनके पर्टिकुलर। सो वो संप्रदाय कहलाते हैं और संप्रदाय के अंदर भी पंथ आते हैं। तो इतनी बड़ी विचारधारा की बात चल रही है। आप सोचिए, केवल धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, संप्रदाय नहीं, हम पंथों की भी बात कर रहे हैं कि धर्म के अंदर भी जितने मत चलते हों, उन सभी मतों में भी हम समानता रखते हैं। किसी धर्म विशेष को हम ना ही अपना पूरे देश का, संघ का कोई धर्म मानते हैं, ना ही किसी धर्म में भेदभाव करते हैं। सारे धर्मों को कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक रूप से समानता प्राप्त है। कानून की नजर में हर धर्म बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यही जो खूबी है, विशेषता है, वो क्या कहलाती है? आपकी पंथ निरपेक्षता कहलाती है। तो ये भारत की विशेषताओं में से एक विशेषता है। तो भैया संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या है? लोकतांत्रिक। क्या बात कर रहे हैं? लोकतांत्रिक। तो ये लोकतांत्रिक का क्या ही मतलब है? इसका मतलब है लोकतंत्र है भारत में। लोकतंत्र का क्या ही मतलब होता है कि जो शासक वर्ग है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, सभी को बराबरी का अधिकार रहता है वोट देने का। बराबरी मतलब 18 साल से हर ऊपर का व्यक्ति बराबरी से, उसके वोट की वैल्यू भी एक होती है। साथ ही साथ जो भी फैसले लिए जाते हैं वो लोकतंत्र आधारित, मतलब लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनकी सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा
भारतीय नागरिकों के लिए कोई नए निर्देश, नीति निर्देश या कोई भी फैसले नहीं लिए जाते। सो लोकतंत्र एक बहुत बड़ी मान्यता है अपने आप में, है ना। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक भारत माना जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसने इतनी, एक तो विशाल भूभाग है, छोटा मोटा तो भूभाग है नहीं, इन विशाल भूभाग में इतने अलग अलग के भांति भांति के लोग, है ना। बोलते हैं ना, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। संसार नहीं, भारत की ही बात चल रही है कि भारत में भी भांति भांति के विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, धर्म है और इन सारी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी भारत ने क्या करके रखा है, एक लोकतांत्रिक देश का गठन करके रखा हुआ है। अभी तक 70-75 वर्ष हो चुके हैं आजादी के और अभी भी लोकतांत्रिक शासन चल रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रशासन यहाँ पे लोकतंत्र के मामले में किया हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है भारत। तो लोकतंत्र समझ में आ गया। इसके अलावा गणराज्य की हम बात करें, किसकी बात करें, गणराज्य की। तो भैया गणराज्य का क्या ही मतलब होता है, गणराज्य मतलब राज्य का जो गण है, गण मतलब होता है हेड, है ना। सो राज्य मतलब यहाँ पे जब भी संविधान चल रहा हो ना, संविधान में मैक्सिमम समय बहुत बार राज्य का मतलब हमें पूरे केंद्र से लेना होगा, माने संघ से, भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ राज्य मतलब किसी पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय गणराज्य की। सो भारतीय राज्य का जो गण है, हेड है, वो कौन होता है, वो होता है भाई साहब राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, क्या हमारे यहाँ वंशानुगत प्रक्रिया है क्या राष्ट्रपति के लिए, जैसे राज शासनों में होती है, राजवंशों में होती है ना, ऐसा है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति क्या ऐसा है कि आज हमारे माननीय रामनाथ कोविंद साहब जो हैं वो राष्ट्रपति हैं और उनके बेटे अगले राष्ट्रपति बनेंगे, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति कौन बनेगा? जिनको जनता द्वारा चुना जाएगा। हालांकि यहाँ एक थोड़ी सी समस्या है कि डायरेक्टली जनता यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। सो क्योंकि अब इतनी सारी जनता है ना और सब वोट करेगी तो बड़ी समस्या का विषय हो जाता है, बड़ी लेंदी प्रोसेस, लंबी प्रोसेस पड़ जाती है। सो हमने इनडायरेक्टली प्रक्रिया को चुना है, किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जो हमने कहाँ से लिए है, हम अभी चर्चा करेंगे जब राष्ट्रपति बढ़ेंगे, एक एक चीज पे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले, डोंट वरी, ठीक है। सो गणराज्य, राष्ट्रपति यानी जो हमारे राज्य का हेड है उसको लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट हो उसको किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। किसके, कौन लोगों के द्वारा? उसी राज्य के लोगों के द्वारा चुना जाए तो वो राज्य या देश क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है ना, रिपब्लिक कहलाता है। समझ में आई? तो ये भारत की विशेषताएं हैं जिनको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ के लोगों के लिए हमने बात करी है कि क्या क्या चीजें देने वाले हैं। इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है कि भैया एक तो हम क्या करेंगे, न्याय देंगे, एक दूसरा क्या देंगे, क्या ही देंगे, स्वतंत्रता देंगे, और स्वतंत्रता के अलावा समानता भी देंगे। तो ये तीन बहुत ही प्रमुख चीजें हैं जिस पे बात करी हुई है लोगों के लिए। न्याय कौन सा देंगे, कौन सा देंगे? आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। कौन सा? राजनैतिक। ये कौन सा न्याय है? चाहे कोई व्यक्ति अमीर गरीब हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समाज में किसी भी तबके का व्यक्ति हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो या कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक रूप से कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून या न्याय की नज़र बराबर रहेगी, कानून सबके लिए समान होगा, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। साथ ही साथ स्वतंत्रता की बात करी हुई है। तो चाहे आपके विचार हो, अभिव्यक्ति हो, है ना, विश्वास हो कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन ना, तो विश्वास हो। विश्वास के अलावा और क्या है? आस्था, जिसको कहा जाता है। आस्था और विश्वास तो एक ही चीज होती है मुझे लगता है ना? नहीं भैया, एक चीज नहीं होती है। आस्था होती है जो नहीं दिखता और विश्वास होता है जो दिखता है, ठीक है। तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें। इनकी भी स्वतंत्रता दी हुई है, प्रचार वगैरह धर्म को मानने की, ठीक है, पूजा इत्यादि करने की स्वतंत्रता दी गई है। समानता की बात करें तो इन्होंने अवसर की समानता की बात करी हुई है, अवसर की समानता की बात करी हुई है। साथ ही साथ प्रतिष्ठा की बात करी हुई है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, है ना, और अवसर की समानता की
बात करी हुई है यहाँ लोगों के लिए। तो समानता है, लेकिन इसी समानता के लिए एक नया कॉन्सेप्ट अवसर की समानता के चलते हमें आरक्षण प्रणाली भी लागू करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें समानता देनी है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 में, जब भी हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, ये लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ों की बात करिए। तो फिर फाइनली हमें जो बात करने को बोला है, क्या बात कर दी, चलिए लिखा तो होगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन छोड़ो इसको, क्या ही देखना। फिर फाइनली हमने बात करी हुई है कि हमें क्या करना है, राष्ट्र की एकता को बनाना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए लोगों में क्या करवाना है, हमें बंधुत्व की बात यहाँ पे कही हुई है। तो ये अखंडता शब्द भी पहले हुआ नहीं करता था, बाद में इसको ऐड किया गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द भी बाद में ऐड किया गया। 3 शब्द जो हैं संविधान में पहले नहीं हुआ करते थे, इनको ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप कहोगे कि आपने बताया ही नहीं है। ये जैसे हमने समाजवादी शब्द ऐड किया था, वैसे ही ये पंथ निरपेक्षता भी सेम 42वें संविधान संशोधन में आया था। ठीक है, ऐड किया था। और इसके बाद ये जो अखंडता शब्द है, ये भी 42वें संविधान में 3 ही संशोधन, मतलब एक ही संशोधन हुआ है 3 शब्दों का एक बार। कहाँ? प्रस्तावना में। इसके अलावा ना पहले हुआ ना बाद में हुआ, तो एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। वो भी कब हुआ? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्दों को जोड़ दिया गया, हटाया कुछ नहीं है, जोड़ा गया है 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। अभी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो भैया यहाँ पे ये लोगों का कर्तव्य है कि हमें राष्ट्र की एकता को और अखंडता को बना के रखना है, तोड़ना नहीं है। और आपस में क्या करना है, भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, बंधुता को बना के रखना है। फाइनली 4वें पैराग्राफ में तो वो जो संविधान सभा है वो इस संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था उसको अंगीकृत, अधिनियमित और स्वीकृत कर लेती है, अपने अपने हस्ताक्षर करती है। 284 मेंबर्स इसको क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। और फाइनली क्या हो जाता है, इसके बाद फिर संविधान लागू होगा 2 महीने बाद। तो चलिए 2-3 चीज़ें और बची हैं जिस पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो डिस्कशन क्या है, वो ऐसा है कि यहाँ मैंने कुछ कोशिश तो करी थी लिखने की, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो। ये वाली चीज़, प्रस्तावना की अवधारणा क्या है, अमेरिका से ली गई है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। ये बाद योग्य भी नहीं है। बाद योग्य का मतलब ये है कि नॉन जस्टिशिएबल है, कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है प्रस्तावना में और आपको नहीं मिल रही, जैसे बोल दिया कि भैया हमें क्या करना है कि व्यक्ति को हमें न्याय दिलवाना है। हालांकि ये न्याय की बात आगे है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लिखा है और मान लो वो पूरी नहीं हुई, तो आप कोर्ट जाके ये नहीं कहोगे कि महोदय आपने तो इधर लिखा है और आप नहीं करवा रहे हो, ये गलत है, ये हमें चाहिए। तो ये बाद योग्य नहीं है। मतलब इस बेसिस पे कि ये यहाँ लिखी है, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको मिल ही जाए, तो ये बाद योग्य नहीं है संविधान में जो प्रस्तावना है वो। ठीक है, एक चीज़ आई है 1973, बहुत ही मशहूर चीज़ है ये। फरवरी 1973 में ये केस चालू होता है बैठक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको केशवानंद भारती केस कहा जाता है। अभी कुछ समय पहले वो केशवानंद भारती साहब जो मठ के प्रमुख हैं केरल में, है ना, थे, उनका देहांत हो गया। केरल राज्य के साथ उन्होंने एक क्या किया था, विवाद हो गया था, तो केस कर दिया था केरल राज्य की सरकार में। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुद्दा है वो 1973 का बहुत ही विवादित मुद्दा हुआ करता था। इसके लिए 13 जजेस की, 13 न्यायाधीशों की एक पूरी बेंच लगानी पड़ी थी। उस समय का सबसे बड़ा बेंच माना जाता है, और जिसमें 7 और 6 से केशवानंद महोदय जो हैं वो जीत जाते हैं इस केस को। और इसके पीछे का माहौल धार्मिक बना दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिए गए थे। हम इस पर डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो जो संविधान के अंतर्गत बहुत प्रमुख केस हुए हैं जिनको लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस के हिसाब से यहाँ पे उस समय जो न्यायमूर्ति हुआ कर रहे थे, हिदायतुल्लाह साहब थे इसके आस पड़ोस में। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का प्रमुख अंग है और संसद इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना प्रस्तावना अपने आप में। इसीलिए क्या है कि बाद में ये तो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, और हिदायतुल्लाह साहब ने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब है ना, सो हिदायतुल्लाह महोदय जो हैं, इन्होंने इसको संविधान की आत्मा भी कह दिया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में इन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रस्तावना में ही मूल तत्व है यार।
सारी चीज़ों को वो शुरुआत में ही दिखा देता है। जैसे कई बार हम किसी बुक को लिखते हैं और बुक में जब लेखक अपनी कलम से कुछ लिखता है ना, वो इनिशियली नहीं लिखता मतलब प्रीफेस टाइप की चीज़ की, इस किताब में ये है, ये है, इतनी मेहनत लगी, इन लोगों ने सहयोग करा और ऐसा ऐसा फलाना दिमाग का पूरा 2.5-3 पेज में पूरी 500 बुक या 300 पेजों की बुक को पूरा वो बता देता है। वही चीज़ है ये प्रस्तावना, जिसमें पूरा सार है संविधान का, है ना। सो अपने आप में इसको क्या बोल दिया गया है, संविधान की आत्मा। किसने बोला? हिदायतुल्लाह साहब ने इसको बोला है संविधान की आत्मा। इसके अलावा एक चीज जो बताई गई है उस पर हमने डिस्कस कर ही लिया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। एकमात्र संशोधन है प्रस्तावना में, इसके अलावा कभी अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे नए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। सो यही प्रमुख चीजें थी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी तो भैया प्रस्तावना समाप्त होती है। प्रस्तावना के बाद हम बात करेंगे किसकी? पहले भाग की। तो संविधान का पहला भाग, जिसमें मात्र 4 अनुच्छेद हैं और कैसे भारत को बनाया गया है, कैसे राज्यों का गठन, लंबी बातें होने वाली है। पूरे राज्यों को बनाने की कहानी हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।